जी, तो अगर आपने इतना जान लिया है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ स्टार्ट हुई है, तो इसको इलेबोरेट करने के लिए हम मूव करते हैं पैंसपर्मिया की तरफ। Here we discuss about the two theories which are related to our topics. These are the panspermia and this is the chemoevolution. ठीक है, अब ये दो theories basically क्या कहती हैं? Panspermia, first of all, according to panspermia, कि life is started in space. Life is started in space and then from the space it is transported to the earth by the some objects. And what are these objects that are a source of transporting life from the space to the earth? These are the interstellar bodies. Interstellar bodies basically are the bodies which are present in our stellar systems. These bodies are the comets, एस्ट्रॉइड्स एंड द मेटियोराइट्स। ठीक है, अब इनके थ्रू लाइफ एग्जिस्ट करती है फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ पे। ये बेसिकली एक आइडिया है कि द लाइफ इज स्टार्टेड इन स्पेस एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द अर्थ by some object and these objects are the interstellar bodies. Interstellar bodies basically comets, asteroids and the meteorites. Basically these are the three types of the interstellar bodies. अब अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है, तो फिर ये बताएं कि जो अर्ली ये बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिंदगी स्टार्ट हुई है 3.5 बिलियन ईयर और अब हम 3.5 से पीछे की बात कर रहे हैं। वहां पर टेम्परेचर कितना हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो स्पेस में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या स्पेस में एलियन कंडीशंस की वजह से, एलियन कंडीशंस, हार्श इन्वायरमेंट, वहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, हाई स्पीड पार्टिकल्स, वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड वहाँ पर बहुत सारी ऐसी रीजंस जिसकी वजह से ये कंसीडर ही नहीं किया जा सकता कि लाइफ स्पेस में स्टार्ट हुई है। क्योंकि अगर लाइफ स्पेस में स्टार्ट हुई है तो लाइफ फ्रॉम द सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स गई है, और अगर कॉम्प्लेक्स लाइफ जो हमारी लाइफ है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती, वो उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकती, तो जो अर्ली प्रिमिटिव इनिशियल लाइफ है वो उस टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन कर सकती होगी, वो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का सामना किस तरह से करती होंगी, वो हाई स्पीड पार्टिकल्स को किस तरह से अकोमोडेट करती होंगी। तो ये आइडिया बेसिकली मानने में नहीं है, तो इसकी रिजेक्शन आगे की, इसको रिजेक्ट किया जाए। अब रिजेक्ट किया ही जा रहा था तो एक साइंटिस्ट का ग्रुप वो आया, उन्होंने बोला कि नहीं अभी रुक जाओ। जब हम रुक गए तो उन्होंने बताया कि पैंसपर्मिया इट इज नॉट ट्रू बट वीक पैंसपर्मिया इज ट्रू। सो व्हाट इज द concept of the weak panspermia? The term weak panspermia elaborate is that the life itself not transport from space to the earth. ठीक है, according to weak panspermia, life not life itself is transported from space to the earth but only the ingredients, ठीक है, उनके ingredients, उनके अज्जा, लाइफ के अज्जा transported from the space to the earth by these objects, by the meteorites, by the comets and by the asteroids. This is the weak panspermia. अब जब पैंसपर्मिया को रिजेक्ट नहीं किया गया, इसके नतीजे में वीक पैंसपर्मिया आ गया। तो वीक पैंसपर्मिया को ये मतलब कि साबित करने के लिए कि इनग्रेडिएंट्स फॉर द लाइफ आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्पेस टू अर्थ, इनको एविडेंसेस देने थे। अब एविडेंसेस देने से पहले आप ये पता चल जाए कि व्हाट आर द इनग्रेडिएंट्स जिसकी साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। लाइफ के इनग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? These ingredients basically are the organic molecules. These are the molecules which having carbon and hydrogen. अब ingredients को साबित करने के लिए एविडेंसेस का वक्त आया। एविडेंसेस क्या? 1969
1969 में ऑस्ट्रेलिया में एक मेट्योराइट था जो ऑस्ट्रेलिया में एक मुर्चिसन, एक मुकाम है, एक जगह है, वहां पर आकर गिरा 1969 मेट्योराइट। इसका नाम क्या था? मुर्चिसन। Murchison meteorite, and this meteorite is fell on the Australia in 1969, and this Murchison meteorite basically it is a carbonaceous chondrite. Carbonaceous chondrite mean it having organic molecules. It is the carbonaceous chondrite. Carbonaceous chondrite mean it is a house for the organic molecules. Act as house for organic molecules. तो ये एक एविडेंस था, बहुत मेजर एविडेंस, जिसने वीक पैंसपर्मिया को फिर जला बख्शी और पैंसपर्मिया के आइडिया को अभी तक बरकरार रखा कि दैट the meteorite, which is the carbonaceous chondrite, which having the carbon and hydrogen, which act as the house for the organic molecules, because इस meteorites में higher amount of the carbon produced present थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि that is the true, this statement is true, that the ingredients for the life are transported from space to the earth। तो ये एक एविडेंस था जिसकी वजह से इसको मेंटेन रखा गया। और इसके अलावा बहुत सारे मेट्योराइट्स जैसे कि हेली, ठीक है, हायाकू टेक, अब ये भी सारे के सारे क्या थे? मेट्योराइट्स थे जो चाइना में, ठीक है, एक मुकाम है जिधर जिधर कोई मेट्योराइट गिरता है आके उसको उस स्पेस के लिहाज से वहाँ पर जो जगह, जिस जगह पर वो गिरता है उस हिसाब से नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरह ये भी मेट्योराइट्स थे जो चाइना के एक मुकाम पर गिरे और इनमें भी बिल्कुल इसी तरह की स्पेसिफिकेशन कि दीज हैविंग द इंग्रेडिएंट्स फॉर द लाइफ एंड दैट इज व्हाई इट कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड पैंसपर्मिया। अभी तक ये बरकरार इसीलिए है। तो ये बेसिकली हमारा था पैंसपर्मिया। अब पैंसपर्मिया के साथ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं। उनमें हम अगर बात करें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कुछ आर्ग्यूमेंट्स इस तरह भी आए कि जो बाइबल में जिस तरह दर्ज था कि आदम एंड ईव, आदम और अम्मा हवा दोनों हेवन में थी, जन्नत में पैदा की गई, यानी कि जन्नत में उनके स्पोर थे और फिर उन स्पोर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया गया ज़मीन में, और यहाँ पर आकर क्या हुआ जी, उनकी नस्ल परवान चढ़ी, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। तो ये बेसिकली इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैंसपर्मिया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। Chemical evolution. Chemical evolution basically it is a theory and this concept is the chemogenetic theory. Chemogenetic theory. Chemogenetic theory. What is this concept? According to this theory, the life, genetic means life started, the formation of life is started from the some kind of the chemicals, some time of the chemical reactions. Life start we have from the inorganic substances, inorganic molecules
to the organic molecules, and organic molecules convert into the biological molecules, and biological molecules convert further into the self-replicating molecules, and these self-replicating molecules then having ability to catalyze reactions making proteins, and that is why the life originated from the inorganic source to the organic. बेसिकली इसको समझने से पहले, थ्योरी को पूरी को समझने से पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, बिल्कुल आसान सी एक डायग्राम में। तो सबसे पहले क्या था जी, एक बिग बैंग हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग में जो अर्ली इन्वायरमेंट था वो क्या था, बहुत गर्म, और उस वक्त थी सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या थी जी, बिग बैंग, बिग बैंग क्या था, रिजल्ट हाइड्रोजन था प्लस क्या थी, हीलियम थी। ठीक है, बेसिकली दीज आर द इनऑर्गेनिक्स। अब हाइड्रोजन एंड हीलियम जब मिली तो इन्होंने क्या बना दिया, हीलियम हाइड्राइड। हीलियम हाइड्राइड, हीलियम हाइड्राइड बेसिकली क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आगे चलकर क्या बना दिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। और फिर उस आरएनए के बाद ये एबिलिटी रखते थे सेल्फ रेप्लिकेटिंग की। सेल्फ रेप्लिकेटिंग की एबिलिटी रखने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम दे फॉर्म द लाइफ। ठीक है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले, अभी हमारी थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई, सही है, कि किस तरह से बिग बैंग हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन रिच वर्ल्ड था, और फिर उसमें सबसे पहले हीलियम हाइड्राइड्स बने, हाइड्राइड्स मिलकर इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल बनाए, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बने, और फिर कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ, हमारी लाइफ स्टार्ट हुई। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट था। बेसिक जो हमारी थ्योरी है वो अब से स्टार्ट है। इस थ्योरी को समझने के लिए इसके हम करेंगे 3 पार्ट्स। एक है कीमोजेनी, ठीक है, दूसरी है बायोजेनी, और तीसरी है कोजीनोजेनी। कीमोजेनेटिक थ्योरी basically divided into 3 main parts: chemogeny, biogeny, and the cogenogeny. So let's talk about chemogeny. What it is? Chemogeny, it means the chemical evolution. Chemo from chemical, geny mean evolution. Chemical evolution. What is the biogeny? It is the formation of biomolecules. Formation of biomolecules. And the cogenogeny is the starting of first life form. First life form. Start. तो ये बेसिकली एक सिंपल व्यू में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कोजिनोजेनी, हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट अ बिग थ्योरी, दैट इज द केमिकल एवोल्यूशन, दैट इज द कीमोजेनेटिक थ्योरी। ठीक है, कीमो केमिकल जेनेटिक एवोल्यूशन, कि किस तरह से केमिकल एवोल्यूशन हुई है और हमारी लाइफ बनी है। तो बेसिकली ये केमिकल एवोल्यूशन जो कि हम कीमोजेनी स्टार्ट करेंगे, दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय द 2 साइंटिस्ट, दिस आर द ओपेरिन एंड द हेल्डेन। ओपेरिन एंड हेल्डेन। Oparin and Haldane, these are the 2 scientists. According to the Oparin and Haldane, the life
start from the very simpler molecules, and these simpler molecules aggregated, and these aggregations form the biological molecule, and these biological molecules have ability of self-replicating, and then they self-replicate, and after that they form the first form of the life. तो ये बेसिकली एक आइडिया था जो ओपेरेंट एंड हेल्डी ने दिया कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल फॉर्म, लाइफ स्टार्ट एज सिंपल फॉर्म, ठीक है। देन सिंपल फॉर्म का मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स, देन इट एग्रीगेट्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एग्रीगेशन, from the complex form, open and healthy. So what are the conditions in the early environment? जिस तरह हमने पेंस्पर्मिया में देखा कि कंडीशंस किस तरह की थी, कंडीशंस, इन कंडीशंस में हम 3 से 4 कंडीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बात टेम्परेचर की। व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से भी हाई टेम्परेचर था उस वक्त, ठीक है, जब लाइफ स्टार्ट होने शुरू हुई। अब 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और उसके बाद वहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या था? वो कौन सी एनर्जी थी जिसको लेकर ऑर्गेनिजम्स डेवलप करें और लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट हों? तो एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज द एनर्जी सोर्स? एनर्जी सोर्स की बात करें तो 2 तरह के सोर्स थे। एक थी यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और दूसरे नंबर पर थी लाइटनिंग। Lightning, basically these are the energy source in the primitive life conditions, ठीक है। एंड टेम्परेचर भी हो गया, एनर्जी सोर्स भी हो गया, और दूसरी तरह के अगर टेम्परेचर भी बहुत हाई था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और लाइटनिंग भी मौजूद थे, और केमिकल्स भी मौजूद थे इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फॉर्म, तो फिर लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई होगी? तो एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है टोरेंशियल रेन। torrential rain. Torrential rain basically is a big rain, मूसलाधार बारिश। लेकिन उस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश भी अगर हुई हो तो फिर टेम्परेचर इतना हाई था, 800 डिग्री सेल्सियस था। आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री से वो एवेपोरेट करना शुरू हो जाता है, वाटर लिक्विड से वेपर की तरफ चला जाता है। अब अगर टोरेंशियल रेंज भी हुई हो, बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई हो, तो फिर सारे का सारा वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर्स में। अब वाटर वेपर्स एंड प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मिनरल्स वगैरह, टोरेंशियल रेन क्या करेगी? वाटर कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। अब यहाँ पर वाटर वेपर्स भी हैं, और यहाँ पर क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे कि और बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे। अब वाटर और मिनरल्स यानी कि सब्सटेंसेस, इन्होंने मिलकर एक ह्यूज बॉडी बना दी, उसको बोलते हैं ब्रोथ, ब्रोथ फॉर्मेशन। Broth formation, broth basically it is a huge body of water vapors and inorganic substances like minerals. These are the huge bodies
of water vapors plus substances. सब्सटेंसेस कौन से? मिनरल्स वगैरह, ठीक है। अब ब्रॉथ फॉर्मेशन हुई 800 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द टाइम ग्रोज ऑन, एज द टाइम passes, the temperature would decrease and decrease day by day and reach to the 90 degree Celsius, reach to the 100 degree Celsius, where the vaporized water change into the liquid water. टेम्परेचर डिक्रीज होता गया और अब ब्रोथ जो कि एक वाटर वेपर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मजमुआ था, अब ये लिक्विड वाटर की फॉर्म में आ गया। लिक्विड वाटर की फॉर्म में सब्सटेंसेस हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोथ, ठीक है। ब्रोथ, BROTH। अब ब्रोथ फॉर्मेशन जब मिले, ब्रोथ फॉर्मेशन हुई, तो इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करना उनकी शुरू कर दी, सिंपल ऑर्गेनिक। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ 2 स्टेप्स को, फिर इन दोनों स्टेप्स को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ब्रोथ फॉर्मेशन थी, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ है कि ब्रोथ फॉर्मेशन में अब यहाँ पर गैसेस कौन कौन सी मौजूद थी? गैसेस, क्योंकि सारी की सारी क्या होंगी गैसेस, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ पर मीथेन मौजूद थी, हाइड्रोजन था, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके बाद और बहुत सारी गैसेस यहाँ पर मौजूद थी। अर्ली इन्वायरमेंट, ठीक है। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन दिस केस। अमोनिया भी थी, ठीक है। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द गैसेस which are present in the early atmosphere, and due to the absence of the oxygen, molecular oxygen, आपको पता है कि ऑक्सीजन is the by product of the photosynthesis, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट होती है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती एज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कभी भी हमें अवेलेबल नहीं होती। अकेली ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं, वो कभी भी अवेलेबल नहीं होती जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो प्लांट ऑक्सीजन देते हैं जो हम लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चांस नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद टूटे और ऑक्सीजन हमें मिले। तो उस वक्त तो कोई प्लांट था ही नहीं, उस वक्त तो कोई ऑर्गेनिज्म था ही नहीं। तो उस वक्त जब कोई प्लांट और ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस वाला नहीं था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी, नो ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी तो फिर एनवायरनमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिडक्शन? सोचो ना, एनवायरनमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होगा? Environment in the presence of oxygen, absence of the oxygen, always will be the reducing in nature, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग होगा, जब ऑक्सीजन होगी तो इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा। सो एट दैट टाइम द इन्वायरमेंट विल बी रिड्यूसिंग इन नेचर, इन्वायरमेंट विल बी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। तो गैसेस भी थी और एनवायरनमेंट भी थी, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या था? रिड्यूसिंग। तो ब्रॉथ फॉर्मेशंस थी, ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर भी था, मिनरल्स भी थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी था, सब्सटेंसेस भी थे, और उसके साथ साथ गैसेस भी थी और एनवायरनमेंट भी रिड्यूसिंग था। तो हियर विल बी द केमिकल रिएक्शंस कुड बी स्टार्ट, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शंस
रिएक्शंस स्टार्ट। वो जो रिएक्शन स्टार्ट हुए, ब्रोथ फॉर्मेशन यानी कि वाटर, मिनरल्स और ये गैसेस वगैरह, इन्होंने सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ओरिजिनेट कर दिया, लाइक फैटी एसिड ओरिजिनेट टू द सिंपलर मॉलिक्यूल, लाइक कौन कौन से, शुगर्स, ठीक है, लाइक फैटी एसिड्स, like purines and the pyrimidines, which are the bases, nucleotides, purines and pyrimidines, ठीक है, these are the nitrogenous bases which are required for the nucleotide formations. अब purine, pyrimidines, sugars, fatty acids, these are formed by the growth and these in the presence of the gases and in the presence of the sunlight. तो सिंपलर मॉलिक्यूल बन गए हमारे केमिकल एवोल्यूशन में पहले स्टेप कीमोजेनी में, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था। अब कीमोजेनी में हमने ओरिजिनेशन करवा ली इन सिंपल मॉलिक्यूल्स की, शुगर की, फैटी एसिड्स की, प्यूरिन्स की, पायरिमिडीन्स की। तो अब हमें क्या चाहिए, बिगर मॉलिक्यूल्स। दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द बिगर मॉलिक्यूल, वो टर्म हम पढ़ेंगे अगले स्टेप में। बायोजेनी, सेकंड स्टेप कौन सा है, बायोजेनी। बायोजेनी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोजेनी इज द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोजेनी बेसिकली इससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, शुगर से कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स थी, डीएनए बन गया, आरएनए बन गया। तो मकसद ये कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायोजेनी में बने तो उनमें मौजूद थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं डीएनए। डीएनए फॉर्मेशन हुई, डीएनए ने क्या बना दिया, आरएनए। आरएनए ट्रांसलेशन के जरिए से, ठीक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई आरएनए। अब ट्रांसलेशन के जरिए से इसने क्या बना दिया, प्रोटीन, ठीक है। डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिकली सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल डोग्मा, जो हमें बताता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैविंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो यहाँ पर हमें प्रोटीन भी मिल गई, जबकि पहले स्टेप में हमारे पास ना अमीनो एसिड थे ना प्रोटीन्स थी। अब इन जब कॉन्सेप्ट सेकंड में हमें प्रोटीन भी मिल गई, यानी कि हमें एंजाइम्स मिल गई, बिकॉज आपको पता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होने लग गए, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। याद रख लें, एक वो रिएक्शंस जो एंजाइम के बगैर होता है वो अरबों सालों में कंप्लीट हो, तो वो रिएक्शन ही एक एंजाइम उसको मिली सेकंड्स में करवा देता है। दैट इज द रीडिंग ऑफ लेनिंजर।
ठीक है, कि एक एंजाइम में इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है रिएक्शन को तेज़ करने की कि अगर एंजाइम ना हो तो एक रिएक्शन को बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं। तो जब हमारे पास ये कैटालिस्ट आ गए, एंजाइम आ गए, प्रोटीन आ गए, तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप था वो क्या था? कोजीनोजेन। स्टेप नंबर 3 इज द कोजीनोजेन। अब कोजीनोजेनी आपको बताया था क्या होता है भला? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ, द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, कि हमारी जिंदगी की पहली फॉर्म इस तरह से आई होगी। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट लाइफ फॉर्म। Starting first life form, because here we have all the biological molecules which are necessary to starting the life forms. DNA हमारे पास है, RNA हमारे पास है, प्रोटीन हमारे पास आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आ गए, लिपिड हमारे पास आ गए, प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस हमारे पास। अब हमारे पास सब कुछ वो है जिससे लाइफ स्टार्ट की जा सकती है। हमारे पास एनर्जी सोर्सेस भी हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं और टेम्परेचर भी कूल्स डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर कोजीनोजेनी के फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्ट कैसे हुई, अब हम देख लेते हैं इसको। कोजीनोजेनी फर्स्ट लाइफ फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास थे ईओबाइऑन्स, प्रोटोबाइऑन्स, Protobionts, basically these are the organisms which do not reproduce. They do not have the ability to reproduce. They only take their energy by the ultraviolet radiations, ठीक है, या some other source, and after some times their death occur and they do not reproduce, ठीक है, they take energy and do not reproduce। अब अगर आपको पता हो कि लाइफ क्या है, अगर आपने फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर उसका पहला पेज पढ़ा हो कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो उधर 6 से 7 करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं और वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ज़िंदगी का एक करेक्टर है दैट हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऐसी चीज़ जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ना हो उसको हम लाइफ कंसीडर नहीं करते। तो सो प्रोबायोन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, बट दे आर द ancestor of first life form. After that, after protobionts, the eobionts would be occur. Eobionts, and these eobionts basically are the organic rich molecular, have organic molecules rich in organic molecules, and they also have the ability to reproduce plus reproduction ability. रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी इनमें थी। इनकी अगर एग्जांपल है तो कोएसरवेट्स, कोएसरवेट्स, ठीक है। कोएसरवेट्स बेसिकली आपको मैं रेफर करता हूं कि इसको विकिपीडिया से थोड़ा सा डिटेल में जान लें। कोएसरवेट बेसिकली क्या होता है? कोएसरवेट्स एक मिक्सचर सा होता है, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन्स भी होती हैं और इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। उसका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंड दे हैव आल्सो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरह से होती है? बाय द
बडिंग, कोएसरवेट्स में रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग होती है। अब ये कोएसरवेट्स जो बेसिकली हैं, इनकी फीडिंग हैबिट्स क्या होती है, ये किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, जहन में रखना, यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं जो इनको एनर्जी दे सके, बिकॉज दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने एनर्जी अपनी मदद आप लेनी है, इनको एनर्जी कोई नहीं दे सकता। तो इसको हम जान लेते हैं। ये जो लाइफ फॉर्म है कोएसरवेट्स, बेसिकली दीज आर द कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, these are the chemo heterotroph। कीमो हेट्रोट्रॉफ मीन हेट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। अब कीमो हेट्रोट्रॉफ बेसिकली दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंड ऑन द chemicals for their food। ऐसे heterotrophs which are depend on the chemicals, the organisms which get their food through the chemicals, these are known as the chemoheterotrophs। organisms get their food through chemicals, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, सही है ना, यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे वो एनर्जी ले सकें। अब इन्होंने एनर्जी ली, बेसिकली ये केमिकल से एनर्जी लेंगे, ठीक है। अब केमिकल्स के साथ आपको पता है कि लाइटनिंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या? लाइटनिंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ऑर्गेनिजम्स एबल हैं लाइट से भी एनर्जी लेने के। तो इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स इनसे ज़रा एडवांस थे वो थे बेसिकली कीमोफोटोट्रॉप्स। कीमोफोटोट्रॉप्स जी। तो आप बताएं इसको हम क्या कह सकते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द लाइट, ठीक है, get their energy from the light, ठीक है, from the chemicals या in the presence of light। organisms which get their energy from chemicals in the presence of light, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल से, यहाँ पर केमिकल्स प्लस लाइट, ठीक है। organism get their energy from light, फ्रॉम लाइट। अब कीमो फोटोट्रॉप्स, अब इससे जरा एडवांस आए तो दीज आर द एनएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, अब यहाँ पर यूज हुआ है लफ्ज ऑटोट्रॉफ का। ऑटोट्रॉफ मीन they are able to synthesize their food, but how it is occur, ये किस तरह से मुमकिन है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को देख लिया है तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बेसिकली वाटर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फिर ये किस तरह से अपने रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स में वाटर के साथ, बिकॉज वाटर इज अ सिंपल केमिकल, अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स में वाटर के साथ सल्फर, वाटर के साथ आयरन, इसको इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं समझे? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जी, बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़े हैं। अब बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर बैक्टीरिया हैं, जो आयरन बैक्टीरिया हैं,
इनमें एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना किया जा सके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ना किया जा सके, और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा फॉर द एनर्जी सोर्स सल्फर या आयरन को इस्तेमाल किया जाए, दैट इज द उस टाइप फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं एन एक्सोजेनिक फोटोसिंथेसिस। एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन की एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस विच इज डन बाय द सम बैक्टीरिया लाइक सल्फर बैक्टीरिया एंड द आयरन बैक्टीरिया। तो इसके बाद जब ये फोटोसिंथेसिस हुई तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स आए वो क्या थे जी? ऑटोट्रॉफ्स या एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक aerobic organisms basically they get their oxygen, ठीक है। एरोबिक ऑटोट्रॉफ्स जो थे, ऑर्गेनिजम्स थे, इनको ऑक्सीजन मुहैया हुई। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में क्या किया? फूड प्रिपेयर की। तो बेसिकली ये था हमारा कॉन्सेप्ट, हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में छोड़ें, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।